Good morning students, welcome back to my channel and लास्ट क्लासेस में हमने सिंथेसिस से दो या दो से अधिक सेंटेंसों को कंबाइन करना सीखा था। सिंथेसिस में हमने पार्टिसिपल के थ्रू, उसके बाद हमने इंफिनिटिव, आफ्टर दैट जिरेंड, अ प्रीपोजिशन बिफोर जिरेंड और नाउन, ठीक है। आफ्टर दैट एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी सिंथेसिस है, बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है। तो नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ना, कंबाइन करना। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा नाउन, फ्रेज और अपोजिशन किसे कहते हैं। तो अगर नाउन की बात करें तो यह आपको पता ही है, नाउन किसे कहते हैं। नेमिंग वर्ड, ठीक है। यानी इस पृथ्वी पर या हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सभी का कोई ना कोई नाम है, तो और जिसका नाम है तो वो सब क्या कहलाते हैं, नाउन, नेमिंग वर्ड, ठीक है। जैसे अ बुक, अ टीचर, पेन, तो ये सब क्या है हमारे नाउन। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रेज, ये हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा था फ्रेज के बारे में कि फ्रेज किसे कहते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has complete meaning, which has not complete meaning without सब्जेक्ट और वर्ब। क्लियर है। यानी फ्रेज जो है शब्दों का एक ऐसा समूह जो बिना सब्जेक्ट और वर्ब के पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, ठीक है। यानी जिसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता है और ना ही उसमें कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब होता है। जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया, द मॉनिटर ऑफ द क्लास, ठीक है। और तो ये हमारे क्या है, एक फ्रेज, ठीक है, जो शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई पूर्ण अर्थ तो नहीं है और ना ही इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब दी हुई है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, फ्रेज। अब बात करें अपोजिशन, अपोजिशन की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है साइड बाय साइड, यानी बराबर में या
बगल में रखना, या इसको हम समानाधिकरण भी कहते हैं। ठीक है, समानाधिकरण का मतलब यानी जो समान अधिकार रखता हो। ठीक है, तो ये अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड यानी बराबर में रखना। जब आप किसी फ्रेज को किसी नाउन के बराबर में रखोगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फ्रेज इन अपोजिशन। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहां पर दिल्ली क्या है, सेंटेंस में नाउन। तो जो दिल्ली है वो एक नाउन का कार्य कर रहा है। ठीक है, और जब नाउन के बाद द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या है, हमारी एक फ्रेज है। लेकिन जब हमने इस फ्रेज को किसी नाउन के बराबर में रख दिया, दूसरी बात दिल्ली ही द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी दोनों का अर्थ क्या है, इक्वल है। दिल्ली यानी दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया भारत की राजधानी, तो दिल्ली ही भारत की राजधानी है, यानी ये समान अधिकरण, इस पर जो है समान अधिकार है। ठीक है, दिल्ली पर द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये एक फ्रेज है, लेकिन उस नाउन के बाद ये यूज हो रही है जिसके लिए ये, जिसके बारे में ये बता रही है। दिल्ली के बारे में बता रहा है द कैपिटल ऑफ इंडिया, और दिल्ली के बाद ही ये यूज हो रहा है। तो इस कंडीशन पे ये क्या बन जाएगा, फ्रेज इन अपोजिशन, क्योंकि ये इसके बराबर में रखा गया साइड बाय साइड। तो जब भी कोई नाउन होगा और उसके बराबर में आप उसी के समान अर्थ वाली यानी समान अधिकरण अगर कोई फ्रेज रखते हो, तब वो फ्रेज जो है क्या बन जाएगी, फ्रेज इन अपोजिशन। क्लियर है सभी को पॉइंट? एक बार और देख लें। नाउन नेमिंग वर्ड, कोई भी नाउन है। फ्रेज यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ ना हो, विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब, यानी जिसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं होगी। जैसे द कैपिटल ऑफ इंडिया, द मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो यहाँ पर सेंटेंस में कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है, लेकिन जब इन्हीं फ्रेज को उस नाउन के बराबर में रख दिया जाएगा जिस नाउन के लिए ये प्रयोग हो रहे हैं या जिस नाउन के बारे में ये बता रहे हैं, यानी दोनों का अर्थ सेम है। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, दोनों एक ही के लिए यूज हो रहे हैं, तब ये क्या कहलाएगा, फ्रेज इन अपोजिशन। तो हमें आज फ्रेज इन अपोजिशन के थ्रू या नाउन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ना है। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी करें, फिर नियम के थ्रू हम सेंटेंसों को कंबाइन करते हैं। हमारे कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट है, जैसे जब दो वाक्यों में एक ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की दो अलग अलग पहचान या विशेषता दी हो, तो वहां किसी एक पहचान या विशेषता को फ्रेज में बदलकर, यानी फ्रेज में बदलकर मतलब सब्जेक्ट तथा वर्ब को छोड़कर शेष वाक्य सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। फिर है नाउन या फ्रेज को अपोजिशन में प्रयोग करते समय इनके पहले तथा बाद में कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं।
Rana Pratap was a great warrior. He was the king of Mewar. तो यहाँ पर है राणा प्रताप सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। इसी सब्जेक्ट की दो विशेषता दी, एक अ ग्रेट वॉरियर और दूसरी द किंग ऑफ मेवाड़। तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक को फ्रेज या नाउन में चेंज करके, ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या कहलाएगी, एक फ्रेज। अब इसी फ्रेज को अपोजिशन में रखना है, यानी सब्जेक्ट के पास, तो हो जाएगा राणा प्रताप, ठीक है, कॉमा लगाना है, द किंग ऑफ मेवाड़, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा लगाना है, और यहां पर हमने द किंग ऑफ मेवाड़ यानी सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ दिया, ही सब्जेक्ट वाज इसकी वर्ब है, दोनों को छोड़कर जो बचा वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है। अब हमने इसको, जो सब्जेक्ट था राणा प्रताप, ठीक है, ये ग्रेट वॉरियर भी है और राणा प्रताप क्या है, द किंग ऑफ मेवाड़ भी है, तो ये द किंग ऑफ मेवाड़, तो यहाँ पर किंग ऑफ मेवाड़ कौन है, राणा प्रताप, तो ये इसी का समान अधिकरण का कार्य कर रहा है, ठीक है, समान अधिकरण। तो क्योंकि ये अब इसी के बराबर में रखा गया, बगल में रखा गया, साइड बाय साइड, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, वाज ग्रेट वॉरियर। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। तुलसीदास wrote रामचरितमानस। It is a great epic, ठीक है, इट इज अ ग्रेट एपिक। तो यहां पर जो सेंटेंस है कि तुलसीदास रोट रामचरितमानस, तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा, इट इज अ ग्रेट एपिक, यह एक बड़ा महाकाव्य है। तो यहां पर सेंटेंस में तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा और रामचरितमानस क्या है, अ ग्रेट एपिक। तो ये यानी तुलसीदास सब्जेक्ट है, रॉट इसकी मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रामचरितमानस, और रामचरितमानस की एक दूसरी पहचान क्या है, अ ग्रेट एपिक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की दो पहचान हो तो उसको भी फ्रेज इन अपोजिशन में। तो सेंटेंस तुलसीदास wrote रामचरितमानस, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, अ ग्रेट एपिक, ठीक है, यानी जो एक महान महाकाव्य है। तो यहां पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया था, और ऑब्जेक्ट क्या था, अ ग्रेट एपिक। तो यानी जिसकी जो पहचान होगी उसको हमें कॉमा लगाकर उसी के बाद रखना है, फ्रेज में बदलकर, और अगर नाउन है तो नाउन के रूप में, ठीक है। एक बार यहां तक कॉपी करें, फिर आगे कुछ एग्जांपल और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कुछ एग्जांपल और लिए हैं, तो हम इनके थ्रू देखेंगे कि किस तरह से फ्रेज इन अपोजिशन
और नाउन के रूप में हम सेंटेंस को कंबाइन करना है, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, कबीर वाज अ वीवर, ही वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, कबीर। अब कबीर के बारे में दो बातें हैं, एक वो वीवर जो लाहा है, और दूसरा अ ग्रेट रिफॉर्मर, एक महान समाज सुधारक। तो दोनों में से किसी एक को नाउन या फ्रेज में बदलें। तो कबीर कमा वीवर, फिर कॉमा लगा देंगे, वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर, ठीक है। तो यहां पर जो कबीर का पोजीशन में है वो अ वीवर, और अ वीवर क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। तो इस बार सब्जेक्ट का पोजीशन में क्या है, यहाँ पर नाउन, ठीक है। तो ये नाउन का यूज करके सेंटेंस को हमने कंबाइन किया। कबीर ही वीवर है और वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर, और वो ही एक ग्रेट रिफॉर्मर है। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, कबीर कमा अ ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वीवर। अगर ग्रेट रिफॉर्मर रखते हैं तो वो फ्रेज इन अपोजिशन, क्योंकि वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उसके बाद है टैगोर वाज ए फेमस ऑथर, यानी टैगोर एक प्रसिद्ध लेखक था। ही रॉट द गीतांजलि, उसने गीतांजलि को लिखा। द गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, गीतांजलि एक छोटी कविताओं का संग्रह है। तो यहां पर आप सेंटेंस में देखेंगे टैगोर के बारे में बताया कि वो क्या है, फेमस ऑथर। फिर बताया उसने क्या लिखा, द गीतांजलि, ठीक है। सबसे पहले हम इसको यहां तक करेंगे, टैगोर, ठीक है, कॉमा लगा देंगे, अ फेमस ऑथर, ठीक है। फिर कॉमा, रॉट द गीतांजलि, ठीक है। अब यहां देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में गीतांजलि के बारे में बताया गया है। द गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, यानी इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है टैगोर सब्जेक्ट है, अ फेमस ऑथर ये फ्रेज इन अपोजिशन हो गया है, इसके बराबर में रखा है। दूसरा रॉट द गीतांजलि, तो यहां पर उसने गीतांजलि इसका ऑब्जेक्ट है, रोट का, गीतांजलि लिखा। अब उसके बारे में पहचाने तो कॉमा लगाकर फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। तो कॉमा लगाकर यहां पर क्या है, ये अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, ठीक है। यानी यहां पर एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट की भी एक पहचान दी, अ फेमस ऑथर, और गीतांजलि जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है रॉट वर्ब का, तो यहां पर उसकी भी एक पहचान दी, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। तो ये भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन इज माय फ्रेंड, ही इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। तो मोहन के बारे में भी दो बातें हैं, मोहन, अब ये माय फ्रेंड भी है और द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास भी है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, मोहन कॉमा द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, फिर कॉमा इज माय फ्रेंड। क्लियर है सभी को? यहां पर मोहन द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, तो ये द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है। मोहन ही क्या है, हमारी कक्षा का मॉनिटर। नेक्स्ट में देखिए
बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर वाज अ तुर्क। तो पहले क्या करेंगे हम, बाबर, अब बाबर क्या है, अ तुर्क, कॉमा अ तुर्क, ठीक है। तो ये बाबर का क्या है, एक नाउन फ्रेज, क्योंकि बाबर के बाद आ रहा है और तुर्क एक नाउन है, तो नाउन फ्रेज हुआ। अब इसके बाद डिफीटेड लोधी, ठीक है। अब देखिए बाबर ने लोधी को हराया, ठीक है। तो लोधी सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट, और जब लोधी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, अब लोधी की क्या पहचान है थर्ड सेंटेंस में, लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। तो यहां पर लोधी के बाद कॉमा लगाकर द एम्परर ऑफ इंडिया, तो यहां पर ये एक फ्रेज है, तो ये फ्रेज इन अपोजिशन का कार्य कर रहा है, द एम्परर ऑफ इंडिया, और यहां पर तुर्क नाउन फ्रेज का कार्य कर रहा है, ठीक है। एक ही सेंटेंस में यहां भी सब्जेक्ट के बारे में भी है और ऑब्जेक्ट के बारे में भी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो फ्रेज इन अपोजिशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है तब ये अगर नाउन है तो नाउन फ्रेज, क्लियर है। उसके बाद कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट कोई आइडेंटिफिकेशन, पहचान या कोई वर्क नहीं होगा, जैसे तुलसीदास डाइड इन 1632, तुलसीदास 1632 में मर गए। ही रोट द रामचरितमानस, उन्होंने रामचरितमानस को लिखा। अब हम तुलसीदास कॉमा लगाकर द रामचरितमानस तो लिख नहीं सकते, ठीक है। उन्होंने क्या किया, रामचरितमानस को लिखा, तो हम करेंगे तुलसीदास जो रामचरितमानस के लेखक थे, डाइड इन 1632, यानी इस रोट से, वर्ब से एक नाउन बनाएंगे राइटर, तो ये हो जाएगा तुलसीदास कॉमा द राइटर ऑफ रामचरितमानस, फिर कॉमा डाइड इन 1632, ठीक है। तो यहां पर द राइटर ऑफ रामचरितमानस, ये क्या बना दिया हमने, एक फ्रेज, और जब इसको नाउन के बराबर में रखा तो ये क्या बन गया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए ये फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है। तुलसीदास ही क्या है, द राइटर ऑफ रामचरितमानस। तो आई होप वी अंडरस्टैंड दिस, यानी आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम आपको कुछ सेंटेंस देते हैं जिनकी आपको घर बैठकर प्रैक्टिस करनी है, एक बार कॉपी करें। स्टूडेंट्स सभी इन सेंटेंस को कॉपी कर लेंगे और ये आपको घर पर प्रैक्टिस के लिए है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज वाले सेंटेंस और नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन वाले सेंटेंस दोनों को मैच करने के कंबाइंड वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो उससे हमारा एनकरेजमेंट बढ़ता है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की फिर कोशिश करते हैं। और देखने में आता है कि वीडियोस पर ना तो बच्चे लाइक करते हैं और ना ही अभी सब्सक्राइब किया जा रहा है चैनल को, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।